जब किसी की पीड़ा पर हमें हंसी आए और किसी की चीख सिर्फ एक वीडियो कंटेंट लगे, तो समझ लीजिए हमारे भीतर का आईना टूट चुका है। इंसान होने का अर्थ क्या है? क्या यह केवल शारीरिक संरचना, दो पैर, दो आंखें और एक मस्तिष्क का नाम है? नहीं, इंसानियत की असली पहचान है दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की क्षमता। यह वह गुण है जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करता है। जब एक बच्चा अपनी मां को रोते देखता है तो वह स्वयं बेचैन हो उठता है। जब सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति गिरता है तो एक पल के लिए हमारा हृदय भी सिहर उठता है। यह सहज मानवीय प्रतिक्रिया, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में गहरे बसे मिरर न्यूरॉन्स की देन है। यह दर्पण हमें न केवल दूसरों के साथ जोड़ता है, बल्कि हमें इंसान बनाता है। मिरर न्यूरॉन्स मस्तिष्क के वे विशेष तंतु हैं जो तब सक्रिय होते हैं जब हम किसी को कोई कार्य करते, कोई भावना व्यक्त करते या दर्द में तड़पते देखते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें केवल नकल करना नहीं सिखाते, बल्कि दूसरों के अनुभव को अपनी आत्मा में महसूस करने की क्षमता देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को हंसते देखते हैं तो हमारा चेहरा भी अनायास मुस्कुराने लगता है। जब कोई दर्द में कराहता है तो हमारा मन भी बेचैन हो उठता है। यह प्रक्रिया हमें सामाजिक प्राणी बनाती है जो दूसरों के सुख दुख को अपने भीतर जीता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे अल्ट्रा सोशल ब्रेन थ्योरी के अंतर्गत देखता है। मानव मस्तिष्क सामाजिक संपर्क के लिए अनुकूलित है और मिरर न्यूरॉन्स उसी का जैविक आधार है। लेकिन क्या होता है जब ये दर्पण धुंधले पड़ जाते हैं, जब ये टूट जाते हैं, तब हमारी संवेदनशीलता कम होने लगती है और हमारा समाज एक खतरनाक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। सहानुभूति की नींव बचपन में ही पड़ती है। मां की गोद, परिवार का प्यार, शिक्षक की संवेदनशीलता, ये सभी मिरर न्यूरॉन्स को प्रशिक्षित करते हैं। बचपन में मिली उपेक्षा, जब बच्चे के आंसुओं को अनदेखा किया जाता है या उसकी भावनाओं को कमजोरी समझा जाता है, तो वह दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता खोने लगता है। सामाजिक संरचना, समाज में मजबूत होने का अर्थ भावनाहीन होना बन गया है। पुरुषों को रोना नहीं चाहिए और औरतों को चुप रहना चाहिए जैसे दबाव सहानुभूति को दबा देते हैं। डिजिटल स्क्रीन पर घंटों बिताने से वास्तविक मानवीय संवाद कम हो रहा है, जो मिरर न्यूरॉन्स को कमजोर करता है। यही नहीं, वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि डिसेंसिटाइजेशन, यानी बार बार दर्द, हिंसा या आक्रोश को देखकर प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता कम हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम केवल दृश्य देखते हैं, अनुभव नहीं करते। सहानुभूति का पतन सबसे पहले उदासीनता के रूप में प्रकट होता है। यह वह अवस्था है जहां किसी की पीड़ा हमें विचलित नहीं करती, न सहानुभूति होती है न प्रतिकार। जब समाज यह कहने लगता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो यह भावनात्मक ठंडापन धीरे धीरे सामान्य बन जाता है। उदासीनता वह पहला दरवाजा है जो एक खतरनाक मानसिकता, सैडिज्म, को जन्म देता है। पहले हम निष्क्रिय होते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरों की पीड़ा हमें विचलित नहीं करती और अंततः वही पीड़ा हमें मनोरंजन लगने लगती है। अक्सर सैडिस्ट व्यक्ति स्वयं कभी न कभी पीड़ित रहा होता है। बचपन में अपमान, उपेक्षा या अस्वीकृति ने उसके भीतर एक गहरा घाव छोड़ा होता है। यह घाव उसे दूसरों को चोट पहुंचाने की ओर प्रेरित करता है ताकि वह अपने दर्द का बदला समाज से ले सके। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971 जैसे ऐतिहासिक प्रयोग दिखाते हैं कि कैसे भूमिका और वातावरण किसी भी सामान्य व्यक्ति को पीड़ा देने वाला बना सकते हैं। सैडिज्म केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की बेइज्जती पर हंसता है या उनकी पीड़ा को मनोरंजन का साधन बनाता है, तो वह समाज में एक जहरीली मानसिकता को बढ़ावा देता है। आज हमारा समाज एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां सहानुभूति की जगह क्रूरता और मनोरंजन ले रहा है। ये सैडिस्ट समाज के लक्षण हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया का अंधेरा, ट्रोलिंग, मीम्स और बेइज्जती को वायरल कंटेंट के रूप में देखा जाता है। किसी की कमजोरी पर हंसना अब सामान्य हो गया है। इसे वैज्ञानिक रूप से डिजिटल एम्पैथी गैप कहा जाता है। स्क्रीन के पीछे चेहरा नहीं होता, भावनाएं नहीं होती, इसलिए दर्द मजाक में बदल जाता है। मीडिया का तमाशा, रियलिटी शो में प्रतिभागियों के आंसुओं को टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक विद्वेष, विरोधियों की हार, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु पर भी तालियां बजाई जाती हैं। यह सामूहिक असंवेदनशीलता का चरम है। सामाजिक उदासीनता, सड़क पर पड़े घायल को देखकर लोग मदद करने के बजाय मोबाइल निकाल लेते हैं। यह वह समाज है जो दर्द को कंटेंट में बदल देता है। इस अवस्था को मनोविज्ञान में कंपैशन फटीग कहते हैं, जब लगातार पीड़ा को देखने से व्यक्ति की करुणा कुंठित हो जाती है। सैडिस्ट समाज की जड़ें उसी एपैथी में हैं, जहां पहले लोग निर्लिप्त होते हैं, फिर निर्दयी बन जाते हैं।
यह संक्रमण धीरे धीरे एक ऐसे सामाजिक ढांचे को जन्म देता है जहां संवेदना हंसी का विषय बन जाती है और पीड़ा एक तमाशा। सडिस्ट समाज में ताकत का पैमाना बदल जाता है। यहां ताकतवर वही है जो दूसरों को कुचल सके, जो उनके आंसुओं पर ठहाके लगा सके। लेकिन यह ताकत नहीं, बल्कि एक गहरी आत्महीनता का प्रतीक है। ऐसा समाज अपने दर्द से भागता है। दूसरों को चोट पहुंचाकर वह अपने खालीपन को भरने की कोशिश करता है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी भ्रम है। जब करुणा कमजोरी और हिंसा ताकत बन जाती है तो समाज धीरे धीरे अपनी मानवता खो देता है। यह एक ऐसी सामूहिक आत्महत्या है जो हमें मशीनों से भी बदतर बना देती है। क्या इस सैडिस्ट समाज से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, परिवर्तन संभव है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति होती है जो इसे फिर से प्रशिक्षित करने की क्षमता देती है। टूटे हुए दर्पण को फिर से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को भावनाओं की अभिव्यक्ति सिखानी होगी। सहानुभूति को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा। कहानियां, कला और साहित्य बच्चों में करुणा जगाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मीडिया को दर्द को तमाशा बनाने के बजाय संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। सकारात्मक कहानियां जो मानवता को प्रेरित करें अधिक प्रचारित होनी चाहिए। हमें अपने व्यवहार पर सवाल उठाने होंगे। क्या हमारी हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो नहीं आ रही? क्या हमारा मनोरंजन किसी की पीड़ा पर आधारित तो नहीं? माइंडफुलनेस और ध्यान हमें अपने भीतर झांकने की शक्ति देते हैं। जब हम खुद से जुड़ते हैं तभी दूसरों की पीड़ा को समझ पाते हैं। बच्चों को रोने, डरने और सहानुभूति दिखाने का अधिकार दे। भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत की निशानी है। किसी की हार पर ताली बजाने के बजाय उनकी मदद करे। सहानुभूति समाज को जोड़ती है, न कि तोड़ती। हर चीज मीम नहीं है। किसी की बेइज्जती को वायरल बनाने से पहले सोचें कि यह किसी के लिए कितना दुखदाई हो सकता है। साहित्य, संगीत और रंगमंच आत्मा को परिष्कृत करते हैं। ये हमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देते हैं। सामुदायिक गतिविधियों में हिस्सा लें जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सहानुभूति को पुनर्जनन करता है। हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां आंसू मजाक बन गए हैं और दर्द मनोरंजन का साधन। लेकिन यह वह समाज नहीं है जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। न ही वह समाज है जिसकी हमें जरूरत है। सैडिस्ट समाज वही है जहां आंखें खुली हैं लेकिन दिल बंद। हमें फिर से देखना सीखना होगा, आंखों से नहीं, हृदय से। क्योंकि संवेदना के बिना तकनीक से भरे इस युग में हम इंसान नहीं, मात्र सिस्टम बनकर रह जाएंगे। जब तक हमारे भीतर का दर्पण साफ है हम इंसान हैं, और जब यह टूट जाता है हम सिर्फ एक खोखली भीड़ बनकर रह जाते हैं। और फिर भी आशा है, क्योंकि मानव में एक अद्भुत शक्ति है, एक मौलिक अवचेतन नैतिकता जो उसे अच्छे और बुरे का भेद कराती है। यह केवल सामाजिक प्रशिक्षण का फल नहीं है, यह उसकी जैविक और आत्मिक चेतना का हिस्सा है। हमारे भीतर एक दृष्टा है जो देख सकता है, समझ सकता है कि कौन सी पीड़ा असली है, कौन सा व्यवहार अमानवीय है। यह दृष्टा मिरर न्यूरॉन्स के माध्यम से दूसरों के दुख में खुद को देख सकता है। यह अवचेतन नैतिक कंपास हमें चेतन स्तर पर सही गलत में भेदभाव करने की समझ देता है, और यही वो बिंदु है जहां से पुनरुत्थान शुरू होता है। हमें केवल इस चेतना को फिर से धारण करना है। हमें अपने भीतर के इस दर्पण को फिर से जोड़ना है, मिरर न्यूरॉन्स को पुनः सक्रिय करना है, करुणा को पुनः अनुभव करना है। क्योंकि अंततः जो हमें इंसान बनाता है वह न तकनीक से मापी जाती है, न भाषा से, बल्कि इस बात से कि हम किसी और के आंसू में अपना ही प्रतिबिंब देख पाते हैं या नहीं। चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश, यह चैनल उन आंखों के लिए है जो अब भी सच देखना चाहती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारी ताकत है। धन्यवाद।